प्रिय शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों, आप सभी को यह विदित है कि हम लोग मई महीने तक पूरे निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किए हैं और अभी जो वैश्विक स्थिति है उस स्थिति में कक्षा में आकर पढ़ना अत्यंत ही दुष्कर और स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर होगा। इस स्थिति में पाठ्यक्रम पूर्ण होने के अनंतर भी आपको परीक्षोपयोगी दृष्टि से यत्किंचित विषय में लगे रहें, विषय से अलग न जाएं और जो वैषयिक तथ्य है उन तथ्यों से आपका परिचय होता रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो हमारा विश्वविद्यालय है वह विश्वविद्यालय के अधिकारी वर्ग और महाविद्यालय के हमारे माननीय प्राचार्य जी के आदेशानुसार पुनः वैषयिक तथ्यों के पुनः अवगाहन हेतु हम सभी आज एकत्र हुए हैं। मैं आपको संबोधन और विषय का प्रवेश कभी संस्कृत में और कभी हिंदी में कराऊंगा। कारण उसका यह है कि हमें जिन विद्यार्थियों को विषय प्रवेश कराना है उन विद्यार्थियों का प्रायशः व्यावहारिकी भाषा हिंदी है, किंतु व्यावहारिकी भाषा हिंदी होने के अनंतर भी जो हमारा पाठ्यक्रम की पाठ्य भाषा है वह संस्कृत है और धीरे धीरे ही संस्कृत भाषा में प्रवेश हो, इसलिए मध्य मध्य संस्कृत भाषायाः अपि प्रयोगः भविष्यति चेत् सुकरं भविष्यति। अस्माकं प्रियाणां विद्यार्थिनां कृते महत्वपूर्णः अयं निर्देशः यत् हिंदी भाषायामेव यच्चिन्तनं विहितं मनसि तच्चिन्तनम् एव संस्कृते कृत्वा यदि तस्य लेखनं भविष्यति तर्हि शनैः शनैः एव संस्कृतम् अत्यन्तं रुचिकरं तथा च सरलं सरसमपि भवितुं शक्यते। तात्पर्य मेरा यह था कि यदि संस्कृत का जिज्ञासु हिंदी भाषा में सोचकर भी व्यावहारिक भाषा होने के कारण उसे संस्कृत में लिखना और पुनः पुनः संस्कृत में सोचना प्रारंभ कर दे तो 2-3 महीनों में ही संस्कृत अत्यंत सरलता से आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। यद्यपि संस्कृत चिंतने प्रारंभे अवश्यमेव समस्या आगमिष्यति, किंतु सा समस्या स्वाभाविकी समस्या अस्ति। कस्यामपि भाषायां यदि कस्यापि विद्यार्थिनः प्रवेशः नास्ति तर्हि अवश्यमेव भाषायाः कर्तृपदे क्रियापदे कर्मपदे करणसंप्रदानाधिकरणादिपदे च समस्या तु आगमिष्यति एव। यतो हि संस्कृते प्रत्येकस्मिन् कारके शब्दानां प्रायः परिवर्तनं भवति एव। इसलिए आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप संस्कृत में
धीरे धीरे ही सही लिखने का, पढ़ने का और बोलने का भी प्रयास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप संस्कृत वदने प्रवीणः भविष्यन्ति, न काचित् शंका अस्मिन्नस्ति। शास्त्री प्रथम वर्षे पाठ्यक्रमे निर्धारितोऽस्ति ग्रन्थः प्रौढ़मनोरमेति। इस ग्रंथ के पृष्ठभूमि में यदि हम जाएं तो बच्चों को यह बताना आवश्यक हो जाता है कि प्रौढ़ मनोरमा नामक जो ग्रंथ है वह है क्या। पढ़ने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि ग्रंथ की पृष्ठभूमि क्या है। जब हम ग्रंथ की पृष्ठभूमि और ग्रंथ के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान कर लेते हैं तो उस ग्रंथ के 40-50% बातों को सरलता से जानने में सक्षम हो जाते हैं। शेष ग्रंथ में निहित बातों का प्रासंगिक स्थलों पर उद्धरण होने पर वह सारी बातें हमारे ध्यान में आती जाती हैं। मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन बच्चे कर रहे हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है वह प्रक्रियात्मक ग्रंथ है और माध्यमिक स्तर तक, जिसे उपशास्त्री कहते हैं या उससे पहले 9वीं 10वीं कक्षा को मध्यमा कहते हैं, मध्यमा और उपशास्त्री कक्षा तक व्याकरण शास्त्र में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मुख्य रूप से पठनीय ग्रंथ है और वह ग्रंथ प्रक्रियात्मक ग्रंथ है। सूत्रों की वृत्ति, उसके उदाहरण, वार्तिक उदाहरण, प्रत्युदाहरण और कहीं कहीं पर प्रश्न और प्रतिप्रश्न। इन स्थितियों में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई है, श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित ने की है। व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों में 3 तरह के ग्रंथों की चर्चा होती है: प्रक्रियात्मक ग्रंथ, परिष्कारात्मक ग्रंथ और दर्शनात्मक ग्रंथ। तो प्रक्रियात्मक ग्रंथ से बच्चों का परिष्कारात्मक ग्रंथ में, व्याख्यानात्मक ग्रंथ में प्रवेश थोड़ा सा उसे असहज करता है। क्योंकि बच्चों को जो प्रक्रियात्मक ग्रंथ पढ़ने की आदत होती है वह आदत उसे सूत्र और सूत्र की व्याख्या और उदाहरण तक ही सीमित रखती है। लेकिन जब भवादृशाणां विद्यार्थिणां प्रवेशः शास्त्री प्रथम वर्षे भवति तस्मिन् समये प्रौढ़मनोरमादिक ग्रंथेन परिचयः अस्यां कक्षायां भविष्यति। अयं ग्रन्थः व्याख्यानात्मकः ग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे पाणिनिना यत् पठितं सूत्रं तस्मिन् सूत्रे यल्लिखितं वृत्तिः भट्टोजी दीक्षितेन तां वृत्तिम् आधृत्य प्रौढ़मनोरमेति ग्रन्थः टीका ग्रन्थः अस्ति, व्याख्यानात्मकः ग्रन्थः अस्ति। जैसे मुनित्रयम् एकं पदमस्ति। मुनित्रयम् अस्मिन् पदे यस्य विवेचनमस्ति या अथवा यस्य वस्तुनः अवगाहनं प्रत्यवगाहनमस्ति
तस्य संपूर्णा चर्चा प्रौढ़ मनोरमेति ग्रंथे अस्ति। इसे आपको अत्यंत ध्यान से समझना पड़ेगा कि व्याख्यानात्मक जो ग्रंथ है वह प्रक्रियात्मक ग्रंथ से किस तरह हमको लाभान्वित करता है। और कई बार बच्चों को यह समझने में 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ने की आदत जो होती है वह प्रक्रियात्मक ग्रंथों की होती है। तो आप पहले तो यह आदत बनाएं और इस बात को मन में निर्धारित कर लें कि जो प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ है वह बहुत दूर का ग्रंथ नहीं है, अपितु जिस ग्रंथ को हम पढ़ चुके हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को, उस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ही विवेचनात्मक ग्रंथ है, व्याख्यानात्मक ग्रंथ है, और हमें उसकी व्याख्या ही इसमें पढ़नी है। उन व्याख्याओं में कहीं समास की चर्चा होगी, कहीं कारक संबंधिनी चर्चा होगी, और कहीं कहीं पर दर्शन ग्रंथों को या व्याडी रचित जो ग्रंथों से उद्धृत श्लोक हैं या अन्य जगहों पर जो उद्धृत प्रासंगिक स्थल होंगे उनकी भी चर्चा ग्रंथकार करते हैं, जिससे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ क्या है, किस तरह की बातों की चर्चा प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में है। अब ग्रंथ के नाम के ऊपर हम सभी अगले दिन चर्चा करेंगे कि प्रौढ़ मनोरमा उसका नाम क्यों रखा गया, लेकिन अभी आप इस बात को मस्तिष्क में स्थिर करिए कि जो प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ है वह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के स्थल स्थल पर आए हुए जो निगूढ़ तत्व वाले शब्द हैं, पद हैं, वाक्य हैं, उन्हीं शब्द पदों और वाक्यों का विश्लेषणात्मक, व्याख्यानात्मक, विवेचनात्मक ग्रंथ है। यदि प्रश्न परीक्षा में यह आता है या कि प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर आप विस्तार से एक व्याख्या लिखें, तो उस व्याख्या में आपको इस बात को उद्धृत करना होगा। इसी दृष्टि से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है एक सूक्ष्म रूप से कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जो विवेच्य ग्रंथ हैं, जो विवेच्य बातें हैं, उन बातों को ही हमारे व्याख्यानात्मक स्थितियों में रखा गया है।